हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग में कुर्मी समाज का महाजुटान, एसटी सूची में शामिल किए जाने की फिर उठी मांग। हजारीबाग के सत कोलंबस ग्राउंड में रविवार को कुर्मी समाज का विशाल महाजुटान आयोजित किया गया। हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग कुर्मी अधिकार महारैली के बैनर तले एकत्रित हुए और अपनी प्रमुख मांग कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कोलंबस मैदान में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे और नारे लगाते हुए अपनी एकता और अधिकार की आवाज बुलंद की। मंच से समाज के कई वक्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों ने कहा है कि कुर्मी समुदाय ऐतिहासिक रूप से जनजातीय समाज का हिस्सा रहा है, लेकिन आज तक उन्हें उनका हक नहीं मिला। नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में जल्द से जल्द शामिल किया जाए, ताकि समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर मिल सके। सभा में कई सामाजिक संगठनों और क्षेत्रीय नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही समुदाय की मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हेमंत सरकार की कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक आज यानी 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। आज की होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में राज्य स्थापना दिवस से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में राज्योत्सव समारोह की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के चयन पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड सरकार हर वर्ष राज्य स्थापना दिवस को बड़े आयोजन के रूप में मनाती है। इस बार भी राज्योत्सव 2025 को विशेष रूप देने की योजना बनाई जा रही है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नियुक्त अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देने का फैसला भी कैबिनेट में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार राज्योत्सव के मंच से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा सकते हैं। वही माना जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस से पहले बुलाई गई यह कैबिनेट की बैठक सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करने और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर भी होगी। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कुछ निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, 15 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, 3 घायल। राजस्थान के फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। जोधपुर के सुरसागर निवासी 18 लोग बीकानेर स्थित लोकायत मंदिर के दर्शन कर टेम्पो ट्रैवलर से लौट रहे थे, जब उनकी गाड़ी हनुमान सागर चौराहे के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। घायलों को पहले ओसिया अस्पताल भेजा गया और फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो ट्रैवलर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कई 100 सीटों और लोहे के ढांचे में बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें निकालने में पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी मृतक और घायल जोधपुर के सुरसागर क्षेत्र के रहने वाले थे। वे परिवार सहित कोलाया दर्शन कर लौट रहे थे। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 11 गिरफ्तार, 17 लाख की शराब, 13 लग्जरी गाड़ियां जब्त, सरगना फरार, जारी है तलाश। बोकारो जिले में झारखंड एटीएस, बिहार मद्य निषेध इकाई और चिराचास थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय अवैध शराब निर्माण गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसडीपीओ पीके सिंह ने जानकारी दी है कि इस अभियान में 11 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 17 लाख रुपए मूल्य की अवैध विदेशी शराब, 1563 लीटर तैयार शराब, 360 लीटर स्प्रिट, 2 पैकिंग मशीनें और 13 लग्जरी गाड़ियां जब्त की है। एसडीपीओ सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई जो है नंदवा स्थित गोपाल सिंह के करकट से बने मकान में की गई, जहां बड़े पैमाने पर अवैध विदेशी शराब का निर्माण और पैकिंग की जा रही थी। छापेमारी के दौरान कई आरोपी मौके से ही पकड़े गए, जो शराब तैयार करने और बोतलों में भरने का काम कर रहे थे। पुलिस को मौके से शराब निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरण, खाली बोतलें और लेबल भी मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों में अवैध विदेशी शराब की आपूर्ति करता था। गिरोह का नेटवर्क इतना
इतना मजबूत था कि बिहार में लागू शराबबंदी के बावजूद बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि ये लोग सस्ते स्प्रिट में फ्लेवर और रंग मिलाकर नकली विदेशी ब्रांड तैयार करते थे और महंगे दामों में बेचते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सौरभ कुमार सिंह, शिवजी गुप्ता, गणेश गौराई, रितेश कुमार सिंह, उत्तम गौराई, संजीव कुमार, रोहित कुमार, बजरंग स्वर्णकार, विकास कुमार, सन्नी कुमार और चंदन कुमार सिंह शामिल हैं। पुलिस ने मौके से 9 मोबाइल फोन, 10 4 पहिया और 3 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त की गई गाड़ियों में ऑडी, वर्ना, सफारी, स्कॉर्पियो और फोर्ड एडवेंचर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं, जिनका उपयोग शराब की खेप ढोने में किया जाता था। इस गिरोह का मुख्य सरगना गोपाल सिंह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो के पिता स्वर्गीय नेमनारायण महतो को दी श्रद्धांजलि। ब्रह्मभोज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड स्थित अलारगो गांव पहुंचे। उन्होंने यहां पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पिता और पूर्व मंत्री बेबी देवी के ससुर स्वर्गीय नेमनारायण महतो के ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नेमनारायण महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की और मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने की सलाह दी। विदित हो कि 21 अक्टूबर 2025 को स्वर्गीय नेमनारायण महतो का निधन हो गया था। उनके निधन से अलारगो क्षेत्र में गहरी शोक की लहर दौड़ गई थी। अफ्रीका के ट्यूनिशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता हुआ साफ। फ्लाइट की टिकट बुक। अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। 4 नवंबर को सभी मजदूर ट्यूनिशिया से फ्लाइट पकड़ेंगे और 5 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। दरअसल ये सभी मजदूर निजी प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए ट्यूनिशिया गए थे, लेकिन इन मजदूरों को पिछले 3-4 महीने से ना तो वेतन दिया जा रहा था और नहीं किसी तरह की सुविधाएं, जिसके बाद मजदूरों ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और मजदूरों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया तेज हुई। बता दें कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T कंपनी के अधीन काम करती है। L&T कंपनी की ओर से सभी 48 मजदूरों के फ्लाइट के टिकट बुक करा दिए गए हैं, साथ ही उनके वेतन का भुगतान भी किया गया है। इसके अलावा L&T कंपनी के अधिकारियों ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को जमकर फटकार लगाई। बहरहाल ट्यूनिशिया में फंसे मजदूरों का वतन वापसी का रास्ता साफ होने के बाद सभी मजदूरों ने एक लिखित संदेश वीडियो के माध्यम से जारी करते हुए L&T कंपनी के अधिकारियों और सरकार का आभार जताते हुए वतन वापसी को लेकर खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि ट्यूनिशिया में 19 मजदूर हजारीबाग के, 14 मजदूर गिरिडीह के और 15 मजदूर बोकारो जिले के रहने वाले हैं। ये सभी मजदूर जुलाई के महीने में काम करने के लिए अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया गए थे। झारखंड में 17 साल बाद शुरू हुई जेपीएससी की प्रमोशन प्रक्रिया। असिस्टेंट प्रोफेसरों में खुशी और असंतोष। झारखंड में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसरों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अब राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर भी विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति सहित प्रशासनिक पदों पर आवेदन करने के पात्र बन गए हैं। जेपीएससी की इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा राहत 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिली है, जिनका प्रमोशन सालों से लंबित था। रांची विश्वविद्यालय ने इस दिशा में 144 असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम जेपीएससी को भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक पूरे झारखंड में फिलहाल 2 प्रोफेसर ऐसे हैं जो उप कुलपति वीसी के पद के लिए आवेदन देने की पात्रता रखते हैं। शिक्षक संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विलंब से सही लेकिन सही दिशा में कदम बताया है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में ओटी बेड से गिरी गर्भवती, जच्चे बच्चे की गई जान। परिजनों ने किया हंगामा, सिविल सर्जन बोले परिजनों की लापरवाही। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रसव के लिए भर्ती एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान वह ऑपरेशन थिएटर ओटी के बेड से गिर गई, जिससे उनकी और गर्भस्थ शिशु की जान चली गई।
घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया तथा तोड़फोड़ भी की। मृतका की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार चांदनी को बीते रात प्रसव पीड़ा होने पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उन्हें ओटी रूम ले जाया गया। इसी दौरान वह ओटी बेड से नीचे फर्श पर गिर गई। गंभीर रूप से घायल चांदनी को परिजन आनंद फानन में एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त ओटी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। नर्सों के भरोसे ही प्रसव की प्रक्रिया चल रही थी। परिजनों ने कहा कि अगर डॉक्टर मौके पर होते तो यह हादसा नहीं होता और दोनों की जान बचाई जा सकती थी। इस लापरवाही के विरोध में लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने परिजनों पर ही लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मरीज के परिजन डॉक्टरों की सलाह के बिना ही उसे निजी अस्पताल लेकर चले गए। डॉक्टर कुमार ने कहा कि अगर मरीज को अस्पताल से नहीं ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर खत्म होते ही आसमान हुआ साफ। अब बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब झारखंड से खत्म हो गया है। इसके साथ ही राज्य भर में अब ठंड के तेजी से बढ़ने की संभावना है। दरअसल झारखंड के विभिन्न जिलों में मोंथा के चलते पिछले दिनों जबरदस्त बारिश हुई। इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ था। इधर राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव शुरू हो गया है। तूफान मोंथा का असर समाप्त होने के बाद बादल लगे हैं। आज सोमवार से आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसके साथ ही रात का पारा गिरने लगेगा। अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल बादल छाने की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन जैसे ही पारा गिरेगा न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। इससे ठंड अचानक बढ़ेगी। बारिश समाप्त होने के बाद अभी हवा में नमी आ गई है। अगले 15 दिनों में सुबह और शाम में ठंड लगेगी, लेकिन इस दौरान हिमालय के क्षेत्र में बर्फबारी हुई तो 15 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। इससे कपकपाने वाली सर्दी पड़ेगी। अभी बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आया तो बारिश हो सकती है। इसके बाद ठंड और बढ़ेगी। लोहरदगा में फुटबॉल का महासंग्राम। लोहरदगा प्रीमियर लीग 2025 का आज 3 नवंबर से आगाज। लोहरदगा जिले में खेल प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। जिले में पहली बार राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की तर्ज पर लोहरदगा प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य टूर्नामेंट की शुरुआत आज 3 नवंबर से ऐतिहासिक नदिया ग्राउंड में होगी। जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित यह लीग जिले में फुटबॉल खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फुटबॉल कमेटी ने टूर्नामेंट की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस लीग की सबसे खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्थानीय प्रतिभाओं के साथ मैदान में उतरेंगे। विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होगी। आयोजन समिति के संयोजक अभिनव सिद्धार्थ भगत ने नदिया ग्राउंड पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया और बताया है कि लोहरदगा में इस तरह का आयोजन पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह टूर्नामेंट न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी एक यादगार अनुभव साबित होगा। मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। 4 दिसंबर को सभी स्कूलों में मिड डे मील पूरी तरह से रहेगा बंद। गुमला जिला के घाघरा सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील तैयार करने वाली झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर निर्णायक आंदोलन की घोषणा कर दी है। इस क्रम में घाघरा मध्य विद्यालय परिसर में संघ की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी 4 दिसंबर 2025 को गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष आयोजित किए जाने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की तैयारी रहा। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए विस्तृत रणनीति बनाई गई और सभी सदस्यों ने एकजुट होकर विरोध को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। संघ के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि रसोइया संयोजिकाओं के साथ लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह धरना उनकी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर है, जिनमें प्रमुख रूप से न्यूनतम वेतन लागू करना, मानदेय सम्मानजनक वेतन देना, 10 माह की जगह 12 माह का वेतन लागू करना तथा 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा योजना जैसी मांगे शामिल हैं। देवकी देवी ने कहा कि महज 4 दिसंबर को घाघरा प्रखंड के सभी स्कूलों में मिड डे मील पूरी तरह से बंद रहेगा। यदि जिला प्रशासन समय रहते हमारी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो बच्चों के भोजन से जुड़ी किसी भी समस्या की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
दुमका में अंधविश्वास में रिश्ता हुआ शर्मसार, डायन के शक में पुत्र ने ली मां की जान। अंधविश्वास में मनुष्य इस कदर पागल हो जाता है कि उसे यह होश नहीं रहता है कि वह जो करने जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा। कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला है, जब एक पुत्र ने ही डायन बेसाही के शक में अपनी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 3 दिन पूर्व दुमका जिला में गोपी कांदर थाना के दीघा गांव में 70 वर्षीय महिला को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। महिला अपनी बेटी के ससुराल में रह रही थी। हैरत की बात यह है कि उसे चाकू मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुत्र रामजन हेम्ब्रम उम्र 41 वर्षीय था। शनिवार रात फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतका की पुत्री ने अस्पताल में पुलिस को दिए अपने फर्द बयान में साफ तौर पर कहा है कि उसका भाई रामजन हेम्ब्रम ने ही मां को चाकू मारा है। पुलिस ने रामजन को उसके गांव मधुबन से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पुत्र रामजन हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जब अनुसंधान की तो मामला चौंकाने वाला सामने आया। गोपी कांदर थाना प्रभारी सुमित भगत ने बताया है कि पुत्र ने अपनी माता को डायन के शक में चाकू मार दिया था। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार को मधुबन गांव स्थित उसके घर से उसे गिरफ्तार किया गया। अवैध ईंट भट्ठों पर कार्रवाई तेज, खनन विभाग ने जारी किया नोटिस, ईंट भट्ठों को हटाने का आदेश। हजारीबाग जिले में खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। बड़कागांव थाना क्षेत्र के मौजा, गाली, गोंदलपुरा और मोत्रा में संचालित कई चिमनी भट्ठों को अवैध पाते हुए नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने इन भट्ठों को पूरी तरह अवैध घोषित करते हुए तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया है। जिला खनन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन ईंट भट्ठों के पास कोई वैधानिक अनुमति, पर्यावरण स्वीकृति या लाइसेंस नहीं है उनका संचालन पूरी तरह गैर कानूनी माना जाएगा। ऐसे भट्ठा संचालकों को निर्धारित अवधि में अपनी उपकरण और सामग्रियां हटाने और संचालन पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। खनन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित भट्ठों को ध्वस्त किया जाएगा और संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने कहा है कि यह कार्रवाई खनन नियमावली और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत की जाएगी। कोटा कलाकार रूबिन दास पर जानलेवा हमला, जेएलकेएम नेता ने क्षेत्रीय कलाकारों की सुरक्षा की उठाई मांग। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान कोटा संगीत जगत से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है। मशहूर कोटा गायक रूबिन दास पर शनिवार की रात एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रूबिन दास को धनबाद के कपुरिया क्षेत्र में एक बारात कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब उन्होंने आयोजकों से अपने फीस की मांग की तो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोट आई। इस दौरान हमलावरों ने उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया। हमले की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और साथी कलाकार मौके पर पहुंचे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के नेता राजा दास घायल कलाकार से मिलने पहुंचे। उन्होंने रूबिन दास के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए कहा है कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति पर हमला है। राजा दास ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और राज्य सरकार से सभी क्षेत्रीय कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत जिरियो बेरा गांव के पास पारसनाथ पहाड़ी के घने जंगल में सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य का बड़ा जखीरा बरामद किया है। जंगल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को झाड़ियों और पत्थरों के बीच से 17 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 261 इग्नाइटर सेट, स्लीव, 3 नग 8 mm खाली केस, 3 रबर स्टैंप, 2 पार्टी झंडे, सड़ी हुई कार्यालय फाइलें और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी सामग्री नक्सलियों द्वारा विस्फोटक हमले या प्रचार गतिविधियों के लिए छिपा कर रखी गई थी। बरामद सभी वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार पारसनाथ क्षेत्र में नक्सलियों के संभावित ठिकानों की सूचना मिलने के बाद लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि नक्सली अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं।
रिम्स में घायलों से मिले देवेंद्र नाथ महतो, सरकार से मुआवजा देने की मांग। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो रविवार को रिम्स पहुंचे। बीते दिनों बुंडू जन आक्रोश रैली में शामिल होने के दौरान हुए सड़क हादसे में घायल आदिवासी ग्रामीणों से मुलाकात की, घायलों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से मिलकर उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद है। रैली में शामिल होने निकले ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रास्ते में यात्रा क्षति घटित हुई, यह अनहोनी थी। उन्होंने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से सभी मृतक परिवारों को उचित मुआवजा देने और घायलों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की मांग की है। गौरतलब है कि बुंडू के पास NH 33 पर गौसाई डी के समीप हुए सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड नहीं, जेल भेजे सरकार। बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का निलंबन नहीं बल्कि जेल की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता का पाई जैसे खुलेआम दुश्मनी निकालने का लाइसेंस मिल गया। सच कहें तो उन्होंने दिल की भड़ास निकालने और अपने सियासी विरोधियों को कुंठा और जलन में ताबड़तोड़ मुकदमा करवाने और जेल भेजने का जो गंदा खेल शुरू किया था, आज उसी की नकल झारखंड पुलिस के कुछ बेईमान अधिकारी कर रहे हैं। ये लोग कानून को अपनी जेब में समझ रहे हैं। खुंटी में बैठे एक दारोगा साहब ने तो बिहार के बेगूसराय में चल रहे अपने पैतृक जमीन विवाद में दूसरे पक्ष को सीधे झारखंड में अफीम की खेती करने के फर्जी केस में रिमोट कंट्रोल से फंसा दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें चुप कराने, परेशान करने और आतंक फैलाने का काम कुछ बेईमान अफसर कर रहे हैं और गैर संवैधानिक डीजीपी ने तो इससे धंधा बना लिया है। ये सारा गैर कानूनी खेल हेमंत सोरेन के संरक्षण में उनके इशारे पर किया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले झारखंड बीजेपी में हलचल, पार्टी ने इस नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहने के आरोप पर प्रदेश भाजपा ने पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद एजाज रसूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिलाध्यक्ष मोहम्मद रसूल एजाज को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष ने यह अनुशंसा की थी। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने पत्र जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में आपकी संलिप्तता पाई गई, जो गंभीर अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है। साहिबगंज डीसी और एसपी ने नवनियुक्त चौकीदारों की पासिंग आउट परेड के पुनर्अभ्यास का किया निरीक्षण। साहिबगंज उपायुक्त हेमंत सती एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने रविवार को जैप 9 साहिबगंज स्थित परेड मैदान में नवनियुक्त चौकीदारों की पासिंग आउट परेड के पुनर्अभ्यास का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में दोनों अधिकारियों ने परेड अभ्यास, अनुशासन, वेशभूषा, मैदान की साफ सफाई तथा आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परेड समारोह की सभी तैयारियां समय पर एवं मानक के अनुरूप पूरी की जाए, ताकि मुख्य कार्यक्रम के दिन किसी प्रकार की कमी न रहे। ज्ञात हो कि नवनियुक्त चौकीदारों का प्रशिक्षणोपरांत पासिंग आउट परेड का आयोजन दिनांक 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 9:30 बजे जैप 9 साहिबगंज के परेड मैदान में किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को लेकर प्रतिवाद मार्च का आयोजन। झारखंड मुस्लिम युवा मंच एवं अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुद्दों को लेकर एक प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च रविवार 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे लॉ यूनिवर्सिटी रिंग रोड कांके से कांके बाजार टाँड़ चौक तक निकाला गया। प्रस्तावित प्रतिवाद मार्च के मुख्य बिंदु झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी किए गए आलिम फाजिल की डिग्री को असंवैधानिक बताकर उनके मान्यता को रद्द करने के संबंध में, झारखंड अलग राज्य होने के 25 वर्षों के बाद भी मदरसा बोर्ड एवं उर्दू शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किए जाने के संबंध में, 544 उर्दू स्कूलों का स्टेटस अविलंब बहाल करने के संबंध में, झारखंड में अविलंब मॉब लिंचिंग कानून लागू करने के संबंध में वक्ताओं ने कहा है कि हम झारखंड सरकार को बताना चाहते हैं कि राज्य भर में इन मुद्दों को लेकर वर्षों से आंदोलन चल रहा है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन मुद्दों को गंभीरतापूर्वक ले और जल्द से जल्द समाधान करे। अगर इन मुद्दों
मुद्दों पर सरकार द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो झारखंड मुस्लिम युवा मंच चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जो पूरे राज्य में चलाया जाएगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बिहार पहुंचे। पीरपैंती में एनडीए के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। इस चुनाव प्रचार के लिए झारखंड से भी बीजेपी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश बिहार में एनडीए के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे भी बिहार चुनाव में पहुंच गए हैं। निशिकांत दुबे की बिहार चुनाव में एंट्री पीरपैंती में हुई है। वहां एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। रांची के मधुकम तालाब में 6 दिन में दूसरे युवक की डूबने से मौत। रांची के रातू रोड के न्यू मधुकम के मधुकम तालाब में रविवार की सुबह 7:30 बजे शंभू प्रसाद गुप्ता नाम के युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। वह इसी इलाके के इरगू टोली का रहने वाला था। न्यू मधुकम तालाब में पिछले 6 दिन के अंदर किसी व्यक्ति के पानी में डूबने से मौत की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व महापर्व छठ पर 28 अक्टूबर को रातू के चटकपुर के रहने वाले 18 साल के युवक सचिन चौरसिया की स्नान करने के दौरान डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि उस समय उसके 2 अन्य साथियों को घाट पर मौजूद लोगों के प्रयास से बचा लिया गया था। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद सुखदेव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस समय तक आसपास से बड़ी संख्या में स्थानीय लोग तालाब के पास इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने पहले स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में शव की खोजबीन कराई गई। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से दिन के 1:30 बजे शव को खोज निकाला गया। चाईबासा में हुई घटना को लेकर जगन्नाथपुर में मुख्यमंत्री, मंत्री व विधायक पर प्रदर्शनकारियों ने निकाला गुस्सा। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार रविवार को जगन्नाथपुर प्रखंड की ओर से देर शाम को जगन्नाथपुर मुख्य चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व परिवहन मंत्री दीपक बिरवा व चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान युवा मोर्चा प्रखंड हरीश तांती ने कहा है कि 27 अक्टूबर को चाईबासा के तांबो चौक के पास शहर में नो एंट्री की मांग करने वालों पर हेमंत सरकार के इशारों पर प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के गोले छोड़ने के दमनकारी रवैया किया है। इसके विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्षों से इस राज्य में जन विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। खूंटी में रनिया थाना प्रभारी की पिटाई, जानिए क्या है पूरा मामला। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रनिया थानेदार विकास कुमार जायसवाल को बाजार में नशेड़ी ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। पिटाई से उनके सिर पर चोटें आई हैं और कुछ टांके भी लगे हैं। उनका इलाज रनिया अस्पताल में चल रहा है। रनिया थाना क्षेत्र के लोवागढ़ा बाजार में डायर मेला का आयोजन किया गया है। मेले का निरीक्षण करने थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे। यहां पर कुछ युवक आपस में नशे की हालत में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिसे देख थाना प्रभारी शांत कराने पहुंचे और इसी दौरान नशे में धुत युवकों ने अचानक थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। इस दौरान मौजूद जवानों ने बीच बचाव कर थाना प्रभारी को भीड़ से निकाला और अस्पताल ले गए। उसके बाद स्थानीय सीओ शाह बीडीओ प्रशांत डांग भी अस्पताल पहुंचे। घटना की सूचना के बाद एएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा, इंस्पेक्टर अशोक सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं सीओ शाह बीडीओ प्रशांत डांग एवं तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने मामले की पुष्टि की है। इधर तोरपा सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। बाबूलाल मरांडी के आरोप बौखलाहट का नतीजा और निराधार आरोपों का पुलिंदा है। झामुमो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की बयानबाजी बौखलाहट और निराधार आरोपों का पुलिंदा है। जो व्यक्ति खुद अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार और जन विरोधी निर्णयों के प्रतीक रहा हो, उन्हें आज नैतिकता और कानून की बातें करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता जानती है कि हेमंत सोरेन की सरकार पारदर्शिता, संवैधानिक व्यवस्था और जनहित के प्रति प्रतिबद्ध है। यहाँ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई तथ्यों और सबूतों के आधार पर होती है, न कि भाजपा सरकार की तरह राजनीतिक दुर्भावना से। मरांडी के आरोप यह साबित करते हैं कि भाजपा अब विपक्ष की भूमिका में भी जिम्मेदारी से काम करने के बजाय केवल अफवाह फैलाने और झूठ की राजनीति में जुटी है।
6 महीने बाद भी नाइजर में अपहृत गिरिडीह के 5 मजदूरों का सुराग नहीं। सऊदी अरब में प्रवासी की मौत से परिजनों में मातम। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के 5 अपहृत प्रवासी श्रमिकों की रिहाई नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार नाइजर में कार्यरत कल्पतरू नामक ट्रांसमिशन कंपनी के कैंप पर 25 अप्रैल 2025 को सशस्त्र अपराधियों के एक दल ने हमला कर दिया था। इस हमले में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 12 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। हमले के बाद अपराधियों ने झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया था। अपहृत मजदूरों में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो पंचायत के संजय महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो, फलजीत महतो और मुंड्रो गांव के उत्तम महतो शामिल हैं। वहीं इसी बीच झारखंड के डुमरी प्रखंड की मदगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव के प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में पुलिस के साथ हुई क्रॉस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका शव अभी भी सऊदी अरब में ही पड़ा है। इन घटनाओं को लेकर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने अपहृत मजदूरों की शीघ्र रिहाई और विजय कुमार महतो के पार्थिव शरीर को सऊदी अरब से भारत लाकर परिजनों को सौंपने तथा उन्हें उचित मुआवजा देने की मांग की है। पाकुड़ गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। पाकुड़ जिला में हुई गोलीकांड की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 55 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी टीम ने लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एसपी निधि द्विवेदी ने बताया है कि पुलिस टीम ने तकनीकी और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या पुरानी आपसी रंजिश का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता ऐसे अपराधों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। धनबाद के बरमसिया ब्रिज की मरम्मत के लिए हटाया गया अतिक्रमण। धनबाद के बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत को ध्यान में रख उसके आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। रविवार की सुबह 8 बजे से ही नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटा लेने की मुनादी कराई और दिन के 9 बजे से जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत कर दी गई। अतिक्रमण पुराना बाजार झरिया पुल से लेकर बरमसिया ओवरब्रिज तक चला। सड़क के दोनों किनारों से गुमटी, झोपड़ी, स्थायी व अस्थायी निर्माण हटाए गए। मालूम हो कि बरमसिया ओवरब्रिज की मरम्मत की जानी है। इसके लिए 5 नवंबर से 20 दिसंबर तक ब्रिज पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इन 45 दिनों तक इस ओवरब्रिज से होकर वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ब्रिज के गार्ड वॉल, सड़क तथा रिटेलिंग वॉल की मरम्मत होगी। गुमला डीसी ने अभिभावकों और शिक्षकों से की अपील, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर करे प्रयास। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने अभिभावकों और शिक्षकों से एकजुट होकर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आगामी 10 से 12 नवंबर तक शिक्षा विभाग द्वारा मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। यह परीक्षा विद्यार्थियों को आत्म मूल्यांकन, अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उपायुक्त ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक तैयारी को परखना और विषयवार सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना है। उन्होंने अभिभावकों व शिक्षकों दोनों से इसे एक साझा जिम्मेदारी के रूप में लेने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने कहा है कि अभिभावक बच्चों के पहले गुरु होते हैं और उनकी शिक्षा व मनोबल पर घर के वातावरण का गहरा असर पड़ता है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बोर्ड परीक्षा तैयारियों हेतु अपने बच्चों से संवाद करें तथा नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित कराएं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।